Hello students, this is Mr. Indresh Kumar Kapupra. Welcome you cordially at Birma Career Academy. I will discuss with you today with the resource topic. I will discuss with the resource topic. I will elaborate to the resource topic because this topic is today with me and I will discuss about this with you elaboratively. Dear students, this chapter is the first chapter. The name of this chapter is Resource and Development from Geography Class 10th CBSE Board. Okay, now come to the topic, and when we open the chapter we find that there is given the definition most of us. What is the definition? Anything which is found in environment and completes the desire or the needs of human being is known as resource. This is the simple definition of resource. In other language if I say, जो resources environment में पाए जाते हैं, human being की needs को क्या complete करते हैं, वो resource कहलाते हैं. But I want to elaborate it here, saying that anything which is found in nature, it is right, and it is usable for human being, it is also right. But question is that anything which is found in resource, it cannot be called resource until it is used by human being. जब तक इंसान यूज भी नहीं लेगा ये रिसोर्स नहीं कहलाएगा. So I say that all those things which are found in environment and are used by human being to satisfy his needs are known as resource. Now these are three factors which are also applying on my thing. ये भी इसी पे अप्लाई होते हैं. How I explain here, saying that first technologically accessible. ये क्या कह रहा है? This is saying that the resource is resource when it is in the capacity of human being technologically. देखिए टेक्नोलॉजिकली की बात करें तो हम कहें कि हमारे इंडिया के वेस्टर्न साइड में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की बहुत सारी कैपेसिटी है, बट वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट इट. व्हाट इज द रीजन दैट वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट इट? आई से दैट रीजन इज दैट वी हैव नो टेक्नोलॉजी. सो व्हेन वी हैव नो टेक्नोलॉजी, हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट इट? वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट इट. सो एनीथिंग विच इज फाउंड इन नेचर, it can be called resource in the case when it is टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. जब तक इंसान टेक्नोलॉजिकली इतना पावरफुल हो जाएगा कि इस टेक्नोलॉजी की सहायता से इस रिसोर्स को लैंड के नीचे से या नेचर से ऑब्टेन कर लेगा, तभी वो रिसोर्स कहलाएगी. नाउ आई टॉक रिगार्डिंग थ्री टॉपिक. इकोनॉमिकली फिजिबल. देखिए जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारा गोल्ड है, लेकिन हमारे इंडिया के पास इतना पेमेंट नहीं है कि उस गोल्ड को वो एक्सट्रैक्ट कर सके. या फिर हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, वह गोल्ड परचेज करना चाहता है बट ही हैज नो मनी. सो हाउ कैन वी से दैट इज रिसोर्स? वो रिसोर्स है ही नहीं, बिकॉज इट डिड नॉट कंप्लीट द डिजायर और डिड नॉट सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन. उस पर्सन के पास उसको परचेज करने की इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए. अब हम बात कंट्री की करें तो उस कंट्री के पास भी इतनी इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए कि उसको क्या परचेज कर सके. उसी कंडीशन में वो रिसोर्स कहलाएगा. नाउ आई टॉक रिगार्डिंग पॉइंट 3. दिस इज कल्चरली एक्सेप्टेबल. देयर आर मेनी सच मिनरल्स विच कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय आवर सोसाइटी ड्यू टू द कल्चर नॉर्म्स. यानी हमारे कल्चर के कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जिनके अकॉर्डिंग इस प्रकार के कुछ मिनरल्स हैं जिनको अपन कल्चरली एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो इस प्रकार दीज फैक्टर्स अप्लाई ऑन माई थिंग टू कॉल इट एज ए रिसोर्स. अगर किसी प्रोडक्ट को जो नेचर में पाया जाता है ह्यूमन बीइंग के डिजायर को कंप्लीट करता है, तो उनको इन तीन ट्रेडिशन को भी कंप्लीट करना होगा, इन तीन फैक्टर को भी कंप्लीट करना होगा. ओके, नाउ आई से दैट देखिए व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स टू एक्सट्रैक्ट रिसोर्स फ्रॉम नेचर, जब वो नेचर से एक्सट्रैक्ट करता है किसी भी रिसोर्स को, तो उसके बाद में उसे यूजेबल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के जरिए उसे रिफाइन करता है, उसे बेटर बनाता है. हम किसी प्रोडक्ट को नेचर से निकालते हैं, वो ओर कहलाता है. ORE. व्हाट इज ओर मीन्स द अनप्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ ए रिसोर्स. वो हो गया हमारे लिए रिसोर्स. लेकिन
फिर टेक्नोलॉजी को यूज करके उसे प्यूरिफाई या सही बनाते हैं तो वो होगी टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद में वो कौन से प्रोडक्ट, कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट कहलाएगा, जो इंडस्ट्री उसमें डील करेगी, जो इंडस्ट्री उसको सेल करेगी, तो वो कहलाती है इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग extract rubber from nature, thereafter make it usable adopting the method of technology, and at the last this rubber become the part of metal rubber industry, वो बाद में रबर इंडस्ट्री का पार्ट बन जाता है। इसी प्रकार से we can say that mineral oil are found abundantly in the western side of Rajasthan. Human being extract it using technology, and after मेक इट प्यूरिफाइड इट बिकम द पार्ट ऑफ मिनरल इंडस्ट्री। तो इस प्रकार की जो इंडस्ट्री है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है, चाहे मिनरल इंडस्ट्री है, वो रबर इंडस्ट्री है, वो सारी कहलाती है इंस्टीट्यूशन। सो आई कैन से दैट अ रिसोर्स हैज द रिलेशन अमंग दीज थ्री थिंग्स। एक रिसोर्स को इन तीनों के बीच में से क्या है, इन तीनों के बीच में अपना रिलेशन बनाना पड़ता है। I think you have got it. There is a good balance among these three things. First we get from nature, by technology make it usable, and later it become the part of institution, I mean of any industry. Generally when we talk regarding any resource, we divide it into different parts: natural resource, human being resource, capital resource. But according to this book, there are four parts. Resources have been categorized into four parts. Which are these four parts? I unfold or I explain here before you. I want that you listen to me carefully so that every concept can be clarified before you. First part is on the basis of origin. Resources on the basis of origin. In this part, I include first biotic resource. Which resource are known as biotic resource? Biotic means living things. All those things which have lived. सारे जीवित प्राणी, चाहे वो फ्लोरा है चाहे वो फोना है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक। फ्लोरा, आई कैन गिव हियर एग्जाम्पल फ्लोरा, फोना, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर बायोटिक रिसोर्स। पॉइंट सेकेंड, आई से abiotic. Second part is abiotic. In this we include non-living things. All those which have no lives, और निर्जीव प्राणी, निर्जीव चीजें वो नॉन बायोटिक में कहलाते हैं, आ जाती है। all those things which are non-living are the part of non-biotic. Here I can give the example of rocks. Water, etc. You can understand by these examples. This is very easy concept. I know that you have heard about all these things, but it is compulsory to have the knowledge at rudimentary or primary level. देखिए जनरली हमें इन सब का नॉलेज होना जरूरी है कि बायोटिक क्या होता है और नॉन बायोटिक क्या होता है. What is the difference between the both? Now I take about the second, on the resources on the basis of exhaustibility. Here what is exhaust? Exhaust mean end होना, फिनिश होना. सो वो कौन सी रिसोर्स है जिनको हम इस कैटेगरी में इंक्लूड कर रहे हैं, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो उनके एंड होने की कंडीशन को, पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं. हियर आई कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्स. फर्स्ट आई से रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? ऑल दोज रिसोर्सेज which ends or which exhausted after usage once.
जिनको एक बार यूज में लिया और उसी के साथ वो फिनिश हो गए, वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नहीं सॉरी, जिनको हम बार बार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन are known as renewable resources, or I can say these resources can be reproduced or renewable by physically, mechanically and chemically. All those resources which can be reproduced physically, mechanically, chemically, or all those resources which can be renewed are known as renewable resources, जिनको हम इन तरीकों से दोबारा यूज में ले सकते हैं, साइंस का, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उनको दोबारा हम काम में ले सकते हैं. ऑल दोज रिसोर्सेज आर नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज. हियर आई कैन गिव द एग्जांपल ऑफ solar and wind energy. Here I can give the example of solar and wind energy. Besides this, except this, I can give you example of forest also, etc. There are many other examples which can be included in renewable resource. Now I say that here ये जो resources है can be divided into continuous or flow रिसोर्स. इनको नेक्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्स को हम नेक्स्ट डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कंटिन्यूस या फ्लो रिसोर्स में. हियर आर द एग्जांपल ऑफ विंड, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस रिसोर्स. हियर वाटर इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस रिसोर्स. फर्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्स, जिन रिसोर्स को हम बार बार यूज में लेते हैं, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट एटसेट्रा, और इसी रिसोर्स को हम आगे चल के कंटिन्यूस या फ्लो रिसोर्स में भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. एग्जांपल आर लाइक विंड एंड वाटर. देखिए वाटर को हम जितना भी यूज लें वो कभी फिनिश नहीं होता, इसी प्रकार विंड को आप जितना यूज लेंगे वो कभी फिनिश नहीं हो सकती. दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूस, एंड बिफोर दिस फॉरेस्ट, solar energy, wind energy are the best example of renewable resources. I think you have got it. Now we come to the next part of exhaustibility. Second part is non renewable. I think you have got it. You have got it before explaining, because the word is explaining automatically that which resources can be included in the non-renewable resource. हम कौन से पार्ट्स को इसमें शामिल कर सकते हैं? All those resources which cannot be reproduced, which cannot be renewed again. All those resources which end after using the once. एक बार जिनको यूज में लिया उसी के साथ वो फिनिश हो गए, वो आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में. अब यहां पे हम इसको क्या है यूज किस में लेंगे? अब एक बात और यहां पे बताना चाहूंगा, और वो बात है दैट दीज आर दोज रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन. बहुत साल लग जाते हैं इनको बनने में. हियर फॉसिल फ्यूल इज द बेस्ट एग्जांपल. फॉसिल फ्यूल, you have read in geography that fossil fuels जो लैंड के नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं और अकॉर्डिंग टू टाइम दिस टेक मेनी ईयर्स इन फॉर्मिंग एज रिसोर्स. नाउ आई टेल दिस इज द बेटर एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल. हियर आई से दैट मेटल ऑल्सो, metal is the example of recyclable. Metal is the example of recyclable resource. Metal is also the part of non-renewable, but it is a recyclable resource. I think you have got it. Once again I repeat, दो रिसोर्सेज एक बार यूज में लेने के साथ एंड हो जाते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज फॉसिल फ्यूल. Besides this, you are to remember that these resources take millions of years in their formation. Now I come to the next topic and part 3. Part 3 is on the basis of
ownership, on the basis of ownership, resources on the basis of ownership. Here first I tell individual resource, individual resource. The word is explaining itself that those resources which belong to a particular person, जो particular एक person की resource होती है, उसकी property होती है, वो individual में कहलाता है. For example, किसी person का house है, वो उसका individual resource है, किसी person का plot है, वो उसका individual resource है. Like the same I say that the farm who is owned by a farmer is also a individual resource. All those resources which belong to a particular person are known as individual resource. Next example I say community based example. In community based example we include those resources which are owned by many people, जिसके कई मालिक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहां पे हम बात करें Dharamsala which is the place for staying for temporary time. It is built by many people, by the contribution of many people. Besides this I can give you an example. Public pond is also constructed by the help of many people. Besides this I can say that graveyard where people are buried or burnt, Kabristan or Samsan Bhumi, all these are the examples of community based resource, because any one person is not the owner of these people. These are the resources as the community based resources because many people are the owner of these resources. These are either constructed by the contribution of many people or these are built with the help of many people's fund. Now I come to the point 3, that is national resource. Which resource are included in this? देखिए इसमें कौन से रिसोर्स आते हैं नेशनल रिसोर्स में. वो सारे रिसोर्सेज जो किसी कंट्री के जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल एरिया में आते हैं वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं. हियर आर द बेस्ट एग्जांपल. रेलवे ट्रैक क्या है? नेशनल रेलवे ट्रैक नेशनल रिसोर्स का बेटर एग्जांपल है. बिसाइड दिस जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, this is the best example. Beside this I can give you an example. Postal department, it is also the best example of national resources. I have explained that all those resources which are included in the geographical or political area of a country are the national resource. इसके अलावा जब हम बात करते हैं इसकी और नेशनल रिसोर्स की, तो देखिए एक वर्ड आता है कि कोई भी कंट्री जहां पे उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री एंड हो रही है, उस पॉलिटिकल बाउंड्री से, उस पॉलिटिकल या ओशियनिक बाउंड्री से, मान लीजिए हमारा इंडिया का एक रफ एग्जांपल है. यहां पे क्या है? हियर इज बे ऑफ बंगाल. ओके, हियर इंडियन ocean, here Arabian Ocean. Okay, here is ending the geographical area of our India. यहाँ पे हमारे इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया एंड हो रहा है. अब यहाँ से इस साइड में 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो भी रिसोर्सेज है वो हमारे इंडिया द्वारा यूज में लिया जाएगा. इसी प्रकार से इधर हम 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया यूज में ले सकते हैं, इधर से भी हम 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया यूज ले सकते हैं. नाउ व्हाट इज दिस नॉटिकल? सो आई टेल यू दैट नॉटिकल, व्हाट इज नॉटिकल? इट इज ए ओशियनिक मेजरमेंट यूनिट. देखिए ये सीज या ओशन में जब हम जाते हैं तो वहां की जो एरिया है उसको मेजर करने के काम में जो यूनिट आती है उसको बोलते हैं नॉटिकल. ओके, जैसे कोई शिप जा रहा है ओशन में तो हम कहेंगे कि वो कितना
नॉटिकल माइल हमसे आगे जा रहा है, हाउ मच नॉटिकल माइल द सो एंड सो शिप इज गोइंग अहेड फ्रॉम अ शिप, हमारे शिप से वो कितना नेक्स्ट जा रहा है, दिस इज नॉटिकल माइल. सो ऑल दो नॉटिकल माइल, वन नॉटिकल माइल इंक्लूड इज इक्वल 9.2 किलोमीटर. 9.2 किलोमीटर, एक नॉटिकल माइल में 9.2 किलोमीटर आते हैं. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, व्हेन आई से फोर्थ पार्ट विच इज इंटरनेशनल रिसोर्स. International resources are those which are many kilometers far from the geographical area or political area or coastal area of a country. किसी भी कंट्री से के ओशियनिक एरिया से बहुत ज़्यादा दूर जो रिसोर्स होते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाते हैं. और ये जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है दीज आर कंट्रोल्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल हमारे मान के चलिए once again I here made the map. This is the map of India. Here is Indian Ocean, Bay of Bengal and Arabian Sea. Okay. अब हम कहें कि यहां से 200 किलोमीटर तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगी. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन व्हाट इज, किसी भी कंट्री का जो कोस्टल एरिया है उस कोस्टल एरिया से 200 किलोमीटर दूर तक का एरिया एक क्या है, बाउंड्री कहलाती है. उस बाउंड्री के विदिन द बाउंड्री ऑफ दिस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन द सेम कंट्री कैन एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम दैट एरिया. अब ये जो एरिया है यहाँ कोस्टल एरिया उस कंट्री का, यहां से लेकर 200 किलोमीटर दूर तक का एरिया किस में आएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया कहलाएगा. नाउ एनी कंट्री कैन एक्सट्रैक्ट मिनरल्स विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मीन्स 200 किलोमीटर फार फ्रॉम द एंड एरिया ऑफ ए कंट्री. तो ये है क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स. अब इसके बाहर जो भी रिसोर्स पाया जाएगा all these resources are being controlled by an international organization. Any country wants to use these resources which are out of their boundary, then the same country will have to take permission from the international organization. Now I tell you here that our India ने manganese, okay, our India has taken permission to extract manganese from the UNO. मैग्नीज निकालने के लिए यूएनओ से परमिशन ले लिए. कहां से, हमारे इंडिया के साउथ में जो इंडियन ओशियन आता है वो 200 किलोमीटर फार के एरिया से क्या उन्होंने निकालने के लिए यूएनओ से परमिशन ले लिया. आई थिंक यू हैव गॉट इट. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. एंड नाउ आई टॉक पार्ट फोर्थ, विच इज पार्ट फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट. Okay, here first part is potential. What is potential? Potential means possible. All those resources which have full possibility to find in a country. For example, I took our country, then I can say that in the western part of Rajasthan there is full possibility of finding mineral oil, solar energy, wind energy. हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की पॉसिबिलिटी है. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइंड आउट करना चाहे तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगी. तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना. तो इसमें वो रिसोर्सेज आते हैं जिनका एक अनुमान, एक गेस लगाया जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ पाई जा सकती है. ओके, नाउ आई टेक सेकेंड पार्ट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज. Second part is developed resources. Developed resources are those resources about the same the government has determined how much they are found regarding their quality and quantity. यानी कितनी क्वालिटी, किस क्वालिटी की वो है और कितनी क्वांटिटी में वो पाए जाएंगे. The government has finalized
अबाउट देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। गवर्नमेंट एश्योर होगी कि हमारे इंडिया में इनकी कोई कमी नहीं है या किसी भी कंट्री में ये लेस नहीं है, दीज आर फाउंड फुल। बट रीजन इज दैट वाई द कंट्री इज नॉट extracting these. What is the reason? The reason is same thing, either the country have no technical knowledge or country has no economical capacity. Either country has no technology or country has no finance. इनकी वजह से वो उनको क्या है, निकाल नहीं पा रही है, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। ओके, एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक इज third topic, that is stock. Stock resources. In stock resources, I can say that we have full resources in our country. There is not lack of any kind of resource, and we have assured, हमें पता है कि हमारी कंट्री में ये रिसोर्स बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। रीज़न इज दैट, व्हाट इज रीज़न? हम देखिए, हमारे यहाँ पे वाटर का हम एग्जांपल है, देयर इज गिवन द एग्जांपल ऑफ वाटर इज prepared from two inflammable gas. Which are these two inflammable gas? Oxygen and nitrogen. Oxygen and nitrogen. These are two inflammable gases. Water is a compound of these two inflammable gases. And I want to explain here that our country has full capacity, has full potentiality. Government is assured that these are found fully in our country. Still, why government is not extracting? Reason is that हमारी कंट्री के पास नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, नो हाउ यानी हमारी कंट्री के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है इनको निकालने के लिए। इसलिए ये वो रिसोर्सेज हैं जो स्टॉक में तो बहुत है बट हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। और लास्ट आता है रिजर्व। लास्ट इज रिजर्व। व्हाट इज रिजर्व? रिजर्व का मीन्स वी हैव फुल क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स, वी हैव नॉलेज, वी हैव टेक्निकल नॉलेज, वी हैव फुल नॉलेज हाउ टू एक्सट्रैक्ट, वी हैव टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, बट स्टिल वी आर नॉट एक्सट्रैक्टिंग दीज। देन व्हाट रीजन कैन बी व्हाई वी आर नॉट एक्सट्रैक्टिंग? क्या रीजन हो सकता है? रीजन इज दैट आवर कंट्री डिसलाइक टू एक्सट्रैक्ट ड्यू टू एनी रीजन। कोई भी रीजन हो सकता है इनको नहीं निकालने का। हमारे पास ये रिसोर्सेज बहुत है, हमारे पास टेक्निकल नॉलेज है, फाइनेंशियल कैपेसिटी है, फिर भी हमें नहीं निकाल रहे हैं। मे बी देयर इज समथिंग द पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। हो सकता है गवर्नमेंट की कोई पॉजिटिव थिंकिंग रही हो। तो स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दीज resources. What is resource? Different types of resource. I think you have got it. Now in next video I will explain about any another topic. I want that you listen to me carefully, note down, and once again have a good day, have a nice day till the next video.